गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग गृह विज्ञान में शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन का पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि पारिवारिक बजट का अर्थ क्या होता है, पारिवारिक बजट कितने प्रकार के होते हैं और उसके लाभ क्या होते हैं। आज इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, गत माह के बजट के मूल्यांकन की आवश्यकता। यानी पिछले महीने या पिछला जो हमने बजट बनाया है उसको हमें क्यों ध्यान में रखना चाहिए, उसका हमें क्यों मूल्यांकन करना चाहिए, तो वो हम लोग देखेंगे। तो किसी परिवार के बजट को सुचारू बनाने के लिए आगामी माह का बजट तैयार करते समय गत माह के बजट का समुचित मूल्यांकन कर लेना चाहिए। अगर हमें किसी परिवार के जैसे ये महीना जो चल रहा है जून का चल रहा है, और अगर हमें आगे के महीने के बजट को बनाना है, यानी कि हमें जुलाई के महीने के बजट को बनाना है, तो हमें अगर हमें जून में बजट बनाना है तो हमें मई का जो बजट हमने बनाया है उसको हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, और फिर हमें बनाना पड़ेगा बजट जून का। इस मूल्यांकन का उद्देश्य केवल यह जानना होता है कि बजट में किसी अनावश्यक व्यय को तो सम्मिलित नहीं किया गया है अथवा किसी आवश्यक मद की अवहेलना तो नहीं की गई है। यानी इसलिए ये जो है मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमने जो भी आगे के जो महीने का जो बजट बनाया है, क्या हमने उसमें अनावश्यक व्यय को दिखाया है या हमने कोई गलत खर्च को तो नहीं दिखा दिया है, या हमने कोई जो आवश्यक मद है उसको तो नहीं हमने छोड़ दिया है। परिवार के किसी सदस्य की अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति की अनदेखी तो नहीं की है हमने, या फिर किसी प्रकार की फिजूल खर्ची को तो नहीं हमने इसमें जोड़ दिया है। गत माह में परिवार द्वारा कुछ बचत की गई है या नहीं, या फिर हम ये भी देखेंगे बच्चों कि पिछले महीने जो हमने बजट बनाया था उसमें बचत का प्रावधान था कि नहीं था, यानी बचत की गई थी कि नहीं की गई थी। यदि बचत की गई है तो कितनी की गई है। समुचित मूल्यांकन से प्राप्त जानकारी आगामी माह के बजट के निर्धारण में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होती है। यानी अगर हम पिछले महीने के बजट को ढंग से देख लेते हैं तो हमें इससे बहुत सहायता मिलती है जब हम आगे के बजट को बनाते हैं। अब देखेंगे बच्चों, पारिवारिक बजट के मुख्य मद क्या हैं, यानी कौन कौन से ऐसे मद हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है या रखना चाहिए जब हम पारिवारिक बजट बनाते हैं। तो पहला है बच्चों भोजन। भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है बच्चों, और इसमें से वे वस्तुएं आती हैं जिनको भोज्य पदार्थ कहा जाता है। बच्चों भोजन में आप लोग जानते हैं भोजन क्या होता है, इसके बगैर आप जीवित नहीं रह सकते। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आवश्यकता है किसी भी व्यक्ति की, जैसे आटा, नमक, दाल, चावल, दूध, दही, मछली, फल, आटा, मांस आदि। ईंधन व रसोई घर के उपकरण आदि का व्यय भी इसी मद में गिना जाता है, जैसे गैस चूल्हा है, ये सब किसी में भोजन के मद में ही इसको गिना जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों वस्त्र। व्यक्ति की दूसरी मूलभूत आवश्यकता है वस्त्र। इसमें परिवार के सभी सदस्यों के कपड़े, जूते व चप्पलों का व्यय शामिल होता है। पर्दे, चादरें, तौलिए, कुशन, कवर आदि की सिलाई आदि भी हम इस सभी जो है इसी मद में इसको सम्मिलित करते हैं। कपड़े धोने की मशीन, धुलाई, धोबी, प्रेस आदि भी इसी में सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये सभी किस में आते हैं बच्चों, वस्त्र के मद में आते हैं। अब आता है बच्चों आवास। व्यक्ति की तीसरी मूलभूत आवश्यकता है आवास। वैसे भी कहते हैं कि जो मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान है ना, तो तीसरी बहुत आवश्यक कौन सी वस्तु है, मद है आवास, यानी मकान, यानी छत। मकान आदि की व्यवस्था इसी मद में आती है, जैसे मकान का किराया, मकान की मरम्मत, गृह कर के क्या होता है, होम लोन। जैसे आपने अपने मकान को बनाने के लिए कोई लोन ले रखा है तो वो भी बच्चों आवास के ही मद में आएगा। यदि मकान किस्तों पर हो तो मकान के किस्त का प्रबंध होना चाहिए।
तो ये सब किस में आएंगे, आवास के मद में आएंगे। अब आता है बच्चों शिक्षा। चौथी मूलभूत आवश्यकता है बच्चों शिक्षा। बच्चों की पुस्तकें, कॉपियाँ, विद्यालय का शुल्क आदि इसके अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य संबंधी व्यय, परिवार में सदस्यों के बीमार होने पर उनकी चिकित्सा पर किया गया व्यय इसमें सम्मिलित किया जाता है। अन्य आवश्यकता के समान जो है चिकित्सा के लिए भी कुछ धन अवश्य निश्चित करके रखना आवश्यक हो जाता है, यानी कि अब बीमारी आपको बता कर तो आएगी नहीं, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि कुछ जो धन है, कुछ पैसा जो है हम जो चिकित्सा संबंधी जो बीमारियां हैं उसके लिए हम लोग बचा के रखें। अन्यथा अचानक बीमारी आ जाने पर हुए जो खर्च के कारण परिवार का जो सारा बजट है वो चरमरा जाता है, यानी बिगड़ जाता है। अब देखेंगे बच्चों पारिवारिक बजट के गौण मद क्या हैं। गौण मद यानी कि ये जो पहले आपने जो मद पढ़े थे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मद थे, इनके बगैर जो है बजट बनाना संभव नहीं था। और भी जो बजट हैं जो इतने ज़रूरी नहीं हैं, जैसे कि मनोरंजन के बगैर भी आप रह सकते हैं। इन्हीं मद को आप कहते हैं गौण मद कहते हैं। मनोरंजन में क्या क्या आ जाता है बच्चों, रेडियो, टेलीविज़न, पिकनिक, खेल कूद इत्यादि। फिर आता बच्चों सूचनात्मक मद। समाचार पत्र आपके यहाँ आते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर आता है आपके यहाँ, मैगज़ीन आती है आपके यहाँ, तो ये सभी आते हैं सूचनात्मक मद में। आकस्मिक मद, बीमारी, विवाह, अतिथि इत्यादि ये सब आएंगे आकस्मिक मद में। मानवीय यानी कि कभी जैसे आपके यहाँ कोई नौकर लगा हुआ है और उसको पैसे देने हैं, तो ये भी बच्चों आ जाता है आपका मानवीय मद में। या आपके यहाँ धोबी लगा हुआ, कपड़े धोने के लिए आप उसको पैसे देंगे, तो ये सब भी आ जाता है मानवीय मद में। अब आता है बच्चों धार्मिक एवं सामाजिक। जैसे आपके यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है या किसी के यहाँ कथा हो रही है या पूजा पाठ हो रही है, तो आप क्या करते हो, उपहार देते हो, दान देते हो, तीर्थ यात्रा करने कभी चले जाते हो, तो ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं धार्मिक एवं सामाजिक मद में। अब आता है व्यक्तिगत व्यय। व्यक्तिगत व्यय क्या होता है बच्चों, जैसे कोई व्यक्ति है वो स्कूटर चलाता है या स्कूटी चलाता है या कार चलाता है, तो उसमें जो पेट्रोल का खर्चा वो उसका खुद का खर्चा है, तो ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत व्यय बोलते हैं। जैसे पान सिगरेट है, ये सभी उसके व्यक्तिगत व्यय हैं। श्रृंगार की सामग्री है, ये क्या है, ये भी व्यक्तिगत व्यय है। तो ये सभी बच्चों किस में आते हैं, पारिवारिक बजट के गौण मद में आते हैं। अब देखेंगे बच्चों पारिवारिक बजट बनाने के सिद्धांत क्या हैं, मतलब किन सिद्धांतों को आधार बना करके हम पारिवारिक बजट बनाते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से ये अनिवार्य माना जाता है कि परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी व्यय की सही जानकारी पारिवारिक बजट तैयार करने वाले व्यक्ति को बताएं। यानी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर किसी परिवार में पारिवारिक बजट बनना है, तो अगर उसमें 4 सदस्य हैं, चारों कमा रहे हैं, तो चारों को अपनी आय यानी जो इनकम हो रही है, यानी जो उनको पैसा मिल रहा है, वो पूरी सही जानकारी जो है पारिवारिक बजट बनाने वाले सदस्य को बतानी चाहिए। तभी जो है बच्चों पारिवारिक बजट सही रूप से बन पाएगा। पारिवारिक बजट बनाने तथा उसकी सफलता के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित नियमों या सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। पहला है बच्चों कुल आय का ज्ञान, यानी परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो उनकी कुल आय कितनी हो रही, कुल इनकम, टोटल इनकम कितनी हो रही है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बजट बनाने का प्रथम सिद्धांत जो है परिवार की कुल आय का ज्ञान होना है। क्या होना है, कुल आय का ज्ञान होना है। जो भी व्यक्ति परिवार का बजट बनाता है उसे परिवार की कुल आय की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति अगर ये नहीं होगा तो वो जो खर्च लिखेगी ये तो सही तरीके से नहीं लिख पाएगी। परिवार की आय के स्रोत वेतन, जो उसको इनकम मिल रही है हर महीने की, किराया जो उसको दुकान में किराया, जैसे वो अपनी दुकान किराए पे दे देता है, अपना मकान किराए पे दे देता है, तो वो जो किराया है वो भी बच्चों आय का ही स्रोत हो जाता है। व्यवसाय जो वो कार्य कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसमें जो पैसा उसको बेनिफिट हो रहा है वो भी उसी आय का स्रोत हो जाता है। खेती या ब्याज,
पारिवारिक बजट की सफलता के लिए परिवार के धनोपार्जन करने वाले किसी भी सदस्य को अपनी आय को ना तो छिपाना चाहिए और ना ही घटाकर या बढ़ाकर बताना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अगर वो अपने आय को छिपाता है तो भी पारिवारिक बजट नहीं बन सकता है, या वो ज़्यादा बताता है तो भी वो गलत हो जाता है पारिवारिक बजट, या घटाकर अपनी इनकम बताता है तो भी पारिवारिक बजट नहीं बन पाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि पूरे परिवार की कुल आय पता होना चाहिए। अब आता है बच्चों मूल आवश्यकताओं की जानकारी। अगर कोई व्यक्ति बजट बना रहा है तो उसे उस परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उसे पता भी होना चाहिए। गृहिणी को परिवार की संभावित मूलभूत आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और आय का अधिकतर भाग इन पर ही व्यय करना चाहिए। यानी जितनी आय है उसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो इन मूलभूत आवश्यकताओं पर खर्च करना चाहिए। मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। सर्वप्रथम आवश्यकताओं को उनकी प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। क्रमबद्ध कैसे किया जाता है कि सबसे पहले आप किस मद पे खर्च करेंगे, यानी भोजन, दूसरा है वस्त्र और तीसरा है मकान। तो इस तरीके से जो है आप आवश्यकताओं की एक सूची बनाएंगे और उसकी प्राथमिकता के आधार पर उसको क्रमबद्ध करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर खर्च लिखेंगे। उसके पश्चात आवश्यक व्यय का अनुमान लगाकर बजट बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बजट को बनाना चाहिए। अब आता है बच्चों बचत के प्रावधान का सिद्धांत भी होना चाहिए। यानी जब भी कोई बजट बन रहा है परिवार का तो उसमें बचत ज़रूर दिखानी चाहिए। बजट बनाते समय बचत का प्रावधान अवश्य होना चाहिए। पारिवारिक बचत की दर के विषय में कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता है। यानी कोई नियम का मतलब हुआ ये बच्चों कि जैसे मान लीजिए किसी परिवार की जो इनकम है वो 10,000 रुपये महीना है और किसी परिवार की इनकम जो 50,000 महीना है, तो दोनों में अपने अपने इनकम के अनुसार बचत को बचत जो है वो करनी है। जो 10,000 रुपये वाला है वो अपनी बचत कम करेगा, लेकिन बचत करना है, कम हो या ज़्यादा लेकिन बचत को ज़रूर करना है। और 50,000 वाले परिवार को उसको भी बचत करनी है। ठीक है, तो ये इसमें कोई निश्चित सिद्धांत नहीं कि पर्टिकुलर इतना ही रुपया जो है आपको बचत करना है। प्रत्येक परिवार को अपनी आर्थिक व पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए बचत करनी चाहिए। भविष्य के नियोजन संबंधी सिद्धांत। सफल पारिवारिक बजट के निर्माण के लिए भविष्य के नियोजन संबंधी सिद्धांत को भी ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी परिवार का बजट बना रहे हैं तो भविष्य में जो प्लानिंग है आपकी उसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार बजट बनाते समय भविष्य में उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि बच्चों की उच्च शिक्षा, मकान बनाना, आप अपने आपकी जो ख्वाहिशें होती हैं, आप ये चाहते हो कि आपके घर के जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा लें, उच्च शिक्षा लें, तो उसके लिए भी आपको पैसे बचा के रखना चाहिए। तो ये क्या है, परिवार के नियोजन में आ जाता है। फिर मकान बनाना, ये भी परिवार के नियोजन में आ जाता है। विवाह आदि। अतः बजट में इनसे संबंधी बचत का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चों बजट में लचीलापन का सिद्धांत होना चाहिए। लचीलापन का सिद्धांत मतलब कि ऐसा बजट बनना चाहिए कि उसमें अगर कभी किसी महीने में कोई हमें मद और जोड़ना पड़े, कोई खर्च जोड़ना पड़े तो वो जोड़ा जा सके, या कोई खर्च हमें हटाना पड़े तो वो हमें हटा सकें। ये नहीं कि एकदम दृढ़ तरीके से बजट बना लिया गया है और उसको हम हिला डुला नहीं सकते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से ये अपनाया जाता है कि पारिवारिक बजट में आय के अनुसार व्यय व बचत निर्धारित की जाती है तथा इस नियम का कठोरता से पालन किया जाता है, परंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। क्यों? किसी महीने में हो सकता है कि अचानक से आपके परिवार में किसी की शादी ही आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको
आपको अपने बजट को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। परिस्थितियों के अनुसार उसमें आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। किसी मद के व्यय को घटाया या बढ़ाया जा सकता है या किसी मद के व्यय को बढ़ाया जा सकता है। अतः पारिवारिक बजट को कठोर नहीं वरन लचीला होना चाहिए। अब आता है बच्चों आकस्मिक खर्चों के लिए प्रावधान। जैसे प्रत्येक परिवार में प्रायः रोग, दुर्घटना, उत्सव, विवाह या कोई अन्य संस्कार होने की स्थिति में पूर्व निर्धारित बजट का ज्यों का त्यों पालन करना संभव नहीं हो जाता है। आपके घर में हमेशा तो शादी होती नहीं रहती है, हमेशा तो दुर्घटना होगी नहीं, उत्सव होगा नहीं, विवाह होगा नहीं। तो जब आप पारिवारिक बजट बनाते हैं तो उसमें ये सारे मदों को तो अलग से रखते, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उस समय खर्च थोड़ा ज़्यादा हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो बजट है वो ज्यों का त्यों नहीं आप पालन कर सकते हैं, उसमें थोड़ा तो हेर फेर करना चाहिए या करना पड़ता है। पारिवारिक बजट में इस प्रकार का आकस्मिक खर्चों का अनिवार्य रूप से प्रावधान होना चाहिए और ऐसे आकस्मिक खर्चों को जो अचानक से आते हैं उनका भी प्रावधान ज़रूर होना चाहिए बच्चों। तो नेक्स्ट आता है बजट का निरीक्षण एवं विश्लेषण। गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आय व्यय का मासिक बजट बनाया जाता है। यानी जब गृह अर्थव्यवस्था अगर चलानी है अच्छे से तो हमें आय और व्यय दोनों का बच्चों मासिक बजट बनाना चाहिए। गृहिणी को आगामी माह का बजट तैयार करते समय विगत माह के बजट का निरीक्षण एवं विश्लेषण करना चाहिए। यानी अगर हमें आगे के माह के बजट को बनाना है तो हमें पिछले माह के बजट को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। अब आता है बच्चों मासिक बजट को वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में तैयार करने का सिद्धांत। अगर प्रत्येक परिवार अपना बजट आने वाले माह के लिए तैयार करता है, ये तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि आय भी मासिक होती है। जब इनकम हर महीने आती है तो बजट भी हर महीने का ही होगा, परंतु ये उत्तम होगा कि मासिक बजट तैयार करते समय वार्षिक आय को भी ध्यान में रखा जाए। यानी कि जब आप मासिक बजट बना रहे हैं तो हमें पूरे वर्ष के आय व्यय को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि बजट जो है सही तरीके से चले और उस परिवार की अर्थव्यवस्था जो है न बिगड़े। इसका कारण ये है कि प्रत्येक परिवार में कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो वर्ष के प्रत्येक माह में समान रूप से नहीं होते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं उनको लास्ट में अचानक से ज़्यादा इनकम टैक्स कटाना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में उनका जो सैलरी होती है हर महीने की वो थोड़ी सी कम हो जाती है और बजट भी फिर हिल-डुल जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ष के प्रत्येक माह में परिवार की आय भी समान नहीं होती है और कभी कभी क्या होता है, जो जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई काम कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो जो आय है वो बराबर नहीं रहती हर महीने के। मान लीजिए कोई मजदूर है, अपने एक माह में एक दिन में उसे अलग मजदूरी मिली, दूसरे दिन में दूसरी मजदूरी मिली, तो उसका जो है इनकम है वो बराबर नहीं हो पा रही है। अतः पारिवारिक मासिक बजट वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में तैयार किया जाना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों कि पारिवारिक बजट संबंधी कठिनाइयाँ या बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो बजट बनाना तथा उसका पालन करना परिवार की अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी एवं लाभदायक होता है। कोई भी बजट हो, चाहे वो परिवार के लिए हो चाहे वो सरकार के लिए हो, बजट बहुत ज़रूरी होता है। बजट तो आपको पता ही एक लेखा जोखा होता है, परंतु बजट तैयार करने के मार्ग में सदैव कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर आती हैं, जिसके कारण बच्चों अनेक परिवार की योजनाओं को व्यवहार में नहीं अपना पाते हैं। पारिवारिक बजट तैयार करने तथा उसका पालन करने के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, जो कि बच्चों इस प्रकार हैं। पहला है अशिक्षा तथा अज्ञानता। अशिक्षा यानी कि पढ़ा लिखा ना होना। हमारे समाज में सामान्य शिक्षा तथा ज्ञान की कमी है, यानी जो हमारा ज़्यादातर जो सेक्टर है इस हिंदुस्तान का वो अनपढ़ है, अशिक्षित है। अधिकांश गृहिणियाँ वो समुचित रूप से शिक्षित नहीं है। जैसे आप गांव में भी देख लीजिए, जो गृहिणियाँ हैं वो शिक्षित नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं हैं। शिक्षा के अभाव में बजट बनाना तो क्या, उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं होता है कि बजट है क्या। अब जब उन्हें ज्ञान ही नहीं है तो उन्हें क्या पता कि बजट किस चिड़िया का नाम है। बजट बनाने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है उसका उसमें पूर्ण अभाव होता है। यानी एक तो उनके अंदर शिक्षा नहीं है
और वो जानती ही नहीं है बजट क्या है। तो जब जानती ही नहीं है बजट क्या है तो बजट क्यों बनाएंगी और क्या किस लिए बनाएंगी। अतः बजट बनाने में कठिनाई हो जाती है। बजट के नेक्स्ट है बजट के प्रति उदासीनता। समाज में बहुत सी गृहिणियां ऐसी भी हैं जो पारिवारिक बजट बना सकती हैं। जैसे कुछ परिवार ऐसे भी जिसमें बहुत अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, यदा कदा इसके लिए प्रयास भी करती हैं। परंतु क्या होता है बच्चों, विभिन्न कारणों से वे पारिवारिक बजट के प्रति पूरी तरह से ईमानदार नहीं हो पाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं बच्चों उस परिवार में कि जो गृहिणी हैं वो उदासीन हो जाती है, ईमानदार नहीं हो पाती है बजट को बनाने में। वे शीघ्र ही पारिवारिक बजट को एक झंझट मानकर छोड़ देती हैं। ये सोचती हैं ये तो झंझट है, कौन करे बजट बनाए, जो चल रहा है जैसे चल रहा है उसको चलने दो। गृहिणियों की बजट के प्रति ये उदासीनता भी पारिवारिक बजट की सफलता में बाधक होती है। यानी जब उनके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो अगर उसके अंदर किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए अंदर से इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो काम वो नहीं करेगा। यानी रुचि जरूर होनी चाहिए। अब आता है बच्चों समाज में प्रचलित कुप्रथाएं। हमारे समाज में विभिन्न सामाजिक प्रथाओं का प्रचलन है। इन प्रथाओं को पारिवारिक बजट के मार्ग में बाधक कारक माना जाता है। समाज में पारंपरिक रूप से पुरुष ही की प्रधानता रही है। यानी बहुत से ऐसे परिवार हैं, या हमारा समाज ही देख लीजिए, यहाँ पे ये पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पे केवल पुरुषों की चलती है, पुरुष ही उत्तम माना, यानी कि जो बात पुरुष कह देगा वही बात होगी। तो समाज में पारंपरिक रूप से पुरुष की प्रधानता रही है। अनेक परिवारों में पुरुष अपनी मनमानी करते हैं। वे गृह अर्थव्यवस्था में परिवार की महिला सदस्य को कोई महत्व प्रदान नहीं करते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते और ना ही उनकी सक्रिय भागीदारी को ही स्वीकार करते हैं। वो सोचते हैं कि गृहिणी केवल काम करने के लिए है, उसका काम केवल काम करना है, बाकी उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से गृहस्थी से। ऐसी स्थिति में महिलाएं ना तो बजट तैयार करने में रुचि लेती हैं, यानी जब उनको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाएगी तो ऐसी कंडीशन में बच्चों उनके अंदर किसी भी प्रकार का रुचि नहीं आएगी और ना ही गृह अर्थव्यवस्था में विवेकपूर्ण योगदान ही वो दे पाती हैं। इससे पारिवारिक बजट बनाने में बाधाएं आती हैं। जब मतलब किसी स्त्री को या किसी गृहिणी को आप इम्पोर्टेंस देंगे तभी तो वो बच्चों हर काम में आगे बढ़ के हिस्सा लेगी। ठीक है, तो ये भी बच्चों बहुत मतलब समाज में जो कुप्रथा है ये भी बहुत ही ज़्यादा बाधा उत्पन्न करती है पारिवारिक बजट बनाने में। तो यहाँ देखा आपने बच्चों कि क्या क्या बाधाएं आती हैं और कौन कौन सी जो मत हैं या सिद्धांत हैं जिसके आधार पर पारिवारिक बजट बनाते हैं। तो आज की कक्षा बच्चों यहीं पे समाप्त होती है। जितना भी बच्चों मैंने पढ़ाया वो अपनी कॉपी में नोट करके ग्रुप में डालेंगे। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।